अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शौकत शाहीन टीवी फ्रॉक प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाजिर है और आज केमिस्ट्री के सिलसिले में एक वीडियो है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के मतलब बात करने की कोशिश करेंगे और आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और बेल आइटम को प्रेस करें। इस तरह आप हमसे मुंसलिक रहेंगे और कोई भी मसला हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पे उससे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटर की, एलिमेंट की, कंपाउंड की, मिक्सचर के, हेटेरोजेनस मिक्सचर की भी बात करेंगे, होमोजेनस मिक्सचर के पे भी बात करेंगे, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, कैटायन और एनायन की बात करेंगे। मैटर से मुराद वो तमाम अशिया हैं जो जगह घेरती हैं और वज़न रखती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये वो चीज़ है जिससे कायनात की तश्कील हुई है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हर चीज़ मैटर से बनी हुई है। हर चीज़ कोई ना कुछ जगह ज़रूर घेरती है और वज़न भी रखती है, हम इसे महसूस भी कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें एटम से बनकर बनी। एटम इनका माटे का छोटे छोटे ज़रों का एटम कहते हैं। मैटर को हम इससे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये मास रखता है और जगह घेरता है। ये मैटर मुख्तलिफ़ एलिमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। हर एलिमेंट की मखसूस कीमियाई या फ़िज़िकल ख़ुसूसियत होती है। मिसाल के तौर पर सोने के एक बड़े टुकड़े को आप तोड़ के जितना भी छोटा कर लें कि सोना ही रहेगा। इसी तरह लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आप ये टुकड़े में तब्दील करें, छोटे छोटे टुकड़े तक करें तो लोहे की जो एक बल्क में लोहा मौजूद है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी छोटे छोटे ज़रे की भी प्रॉपर्टी की सत्ता। इसी तरह अगर एक दरिया से एक कतरा पानी निकालें तो जो उस कतरे की प्रॉपर्टी होगी वही आपके पानी को होगी। यानी ये पानी की जो मैटर है इसकी प्रॉपर्टी सेम है, चाहे ये एक कतरा हो या पूरा दरिया दरिया हो। अब हम ये मैटर के मुख्तलिफ़ हालतों पर गौर करते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा। सॉलिड में जो एटम है ख़ास अरेंजमेंट होते हैं, ख़ास तरतीब के साथ अपनी जगह पे कायम रहते हैं और वो अपनी जगह छोड़ते नहीं। वाइब्रेशन मामूली वाइब्रेट ज़रूर करते हैं लेकिन जगह नहीं छोड़ते। उसके मुकाबले में लिक्विड में मॉलिक्यूल, ये एटम का जो ग्रुप है वो एक स्लाइड तो करता है और स्लाइड करता है लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होती है इनके लिक्विड के मॉलिक्यूल में, लेकिन गैस से ज़्यादा होती है। एक दूसरे से स्लाइड तो करते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो ये वजह है कि ये इनमें बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं होती। ये बर्तन होता है कि अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, जिस बर्तन में डालें उसके मुताबिक अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं। उसके बाद है आपके पास क्लॉट्स और स्टीम जो कि गैस हैं। यानी कि लिक्विड को आप गर्म हीट करेंगे तो बॉयल होकर के वो गैस में तब्दील हो जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल फ्री टू मूव होते हैं और बहुत ज़्यादा। जैसे परफ्यूम को देख लें, परफ्यूम में प्रेशर के साथ बोतल में बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से वो बाहर आता है परफ्यूम का छोटा सा कतरा तो वो जो है पूरे कमरे में गैस में कन्वर्ट हो जाता है, पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे कमरे में वो उसी खुशबू फैल जाती है। तो गैस के फॉर्म में होता है। इसी तरह कहीं से भी आप गैस का अखराज होता है तो आपको बड़ी दूर से महसूस हो जाता है। तो गैस के मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव। उसके बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा में न्यून गैसेस को बहुत अहम इसमें मिसाल ली जाती है। इसमें न्यून के चार्ज पार्टिकल होते हैं। गैस ये जो है प्लाज्मा जो होता है गैस ऑफ आयंस होता है। गैस ऑफ आयंस आर कॉल्ड प्लाज्मा। अच्छा, इसी तरह इनके टेम्परेचर जब कम करते हैं तो प्लाज्मा से ये तमाम मैटर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैस से टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड से कम करेंगे तो वो आपके सॉलिड में तब्दील हो जाएंगे। अब तमाम मैटर जिस सब्सटेंस से मिल के बने होते हैं उसको एलिमेंट कहते हैं।
एलिमेंट के एक ही एलिमेंट की तमाम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, और उसको हम जितने छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करके एटम में फॉर्म में भी ले आए तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेगा, कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा। अब तक 118 एलिमेंट पाए की दरियाफ्त हो गई है, जिसमें से 92 नेचुरल हैं और रिमेनिंग एलिमेंट एलिमेंट हैव बीन मेड इन लेबॉर्ट्री एंड दे आर अनस्टेबल। बकिया जो एलिमेंट है उसको लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है और वो अनस्टेबल है। एक एलिमेंट के तमाम एटमों के में प्रोटॉन की तादाद सेम है, यानी प्रोटॉन जो है उसकी किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी है। अगर किसी एटम में आपके एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, किसी एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो जाहिर वो हाइड्रोजन है। एटॉमिक मास का तो फ़र्क हो सकता है क्योंकि आइसोटोप्स की सूरत में एटॉमिक मास का फ़र्क हो जाता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। इसी तरह अगर 7 प्रोटॉन है, 7 एटॉमिक नंबर है तो वो नाइट्रोजन होगा। इसी तरह 8 प्रोटॉन और 8 एटॉमिक नंबर है तो वो ऑक्सीजन होगा। 11 एटॉमिक नंबर और 11 प्रोटॉन है तो सोडियम होगा। तो इससे एटॉमिक नंबर जो है और प्रोटॉन नंबर जो है वो एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। जब ये कभी एक ही एलिमेंट का हमेशा एक जैसा रहता है, और एक एलिमेंट को तब्दील करने दूसरे एलिमेंट में तब्दील करने के लिए एक ही तरीका है, न्यूक्लियर मेथड। इसके बिना कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ के उसमें से प्रोटॉन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ज़्यादा जब तक ना हो तब तक कोई एलिमेंट चेंज नहीं होगा। अगर प्रोटॉन चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन की नंबर चेंज हो जाएगी तो वो एलिमेंट ही बदल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एटम जो है किसी भी एलिमेंट की पहचान है। आप किसी भी एलिमेंट को सादा तरीन बिल्कुल सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तब्दील कर दें, लेकिन तोड़ दें, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर वही रहेगा जो उस पूरे बल्क वाले एलिमेंट का है। अच्छा, आप कुछ जगहों पे एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन मुख्तलिफ है। अगर ये सूरत हाल है तो ये एक एटम का उस एटम के आइसोटोप्स होंगे, उस एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे। मिसाल के तौर पे आपके हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। आप देखें तो तीनों प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन पहले में एक भी नहीं होता, दूसरे में 1 होता है, तीसरे में 2 होते हैं। तो एटॉमिक मास डिफरेंट, एक का पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। इसी तरह कार्बन के देख लें तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 है। तो पहले कार्बन में जो है ना न्यूट्रॉन 12 ही होते हैं, दूसरे में 13 और चौथे में 14 होते हैं। तो इस तरह से इनके एटॉमिक नंबर में तब्दीली आ जाती है। इसी तरह क्लोरीन के देख लें तो क्लोरीन के एक एटम में एटॉमिक मास 37 है और दूसरे का 35 है, और जबकि एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो ये उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाएंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से एलिमेंट एक ही है, एलिमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी एक एलिमेंट क्योंकि उस एलिमेंट को जितनी छोटा टुकड़ा कर दें या इसका पहाड़ ले लें, प्रॉपर्टी सेम होगा। एक दो फिर बात करते हैं एटम ये मैटर की तीनों हालतों की। 3 हालत जो 3 मेजर हालतें, प्लाज्मा तो आयनिक फॉर्म गैस के आयन को पे मुश्तमिल रहता है। गैस के जब गैस को आयनाइज हो जाते हैं और तो वो प्लाज्मा में, उसको हम प्लाज्मा कह सकते हैं। लेकिन बेसिकली तो 3 ही स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें देखिए वही है कि पहली बात हो चुकी कि सॉलिड के एटम काफ़ी अरेंज होते हैं, लिक्विड लिक्विड जो लेयर के फॉर्म में होता है, लेयर एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव, वो उनको जितनी जगह जहाँ तक वो जा सकते हैं वो चले जाते हैं। अगर ज़्यादा मकदार में हो तो बहुत बड़ी एरिया में फैल जाएंगे, कम मकदार में हो तो एक ख़ास एरिया तक ज़रूर फैलते हैं। अब हम कुछ मिसाल लेते हैं समझने के लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और एलिमेंट को। एलिमेंट के समझने के लिए हम एल्यूमिनियम की मिसाल लेते हैं। एल्यूमिनियम मेटल
कि हर एटम के न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। 13 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। लिहाजा एल्यूमिनियम के एटम की एटॉमिक नंबर 13 है और एटॉमिक मास 27 है। एटॉमिक मास 27 है। ऐसा एटम किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं पाया जाता, यानी किसी भी दूसरे एलिमेंट में ऐसा एटम नहीं पाया जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 13 हो और एटॉमिक मास 27 हो। इसी तरह अगर हम आयरन मेटल के एलिमेंट की बात करते हैं तो हर एटम में 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन होते हैं और 26 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। लिहाजा आयरन के एक एटम का एटॉमिक नंबर 26 और एटॉमिक मास 56 है। ऐसा कोई दूसरा एटम किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं पाया जाता है। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 26 है ये सिर्फ आयरन में ही पाया जाता है। कहीं भी अगर आपको कोई एटम मिले उसका एटॉमिक नंबर 26 है तो वो आयरन होगा। पीरियडिक टेबल है, इसको देखते हैं। देखिए, पीरियडिक टेबल में हर एलिमेंट के लिए एक जगह मौजूद है और ये जो पीरियडिक टेबल बनाया गया है ये एटॉमिक नंबर के लिहाज से बनाया गया है। एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया है और इसीलिए हर एक का सिर्फ एक ही जगह है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही एलिमेंट की पहचान है। अच्छा, एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि आइसोटोप की सूरत में, लेकिन तमाम आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के तमाम आइसोटोप भी एक ही जगह होंगे, क्योंकि तरतीब एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे है, एटॉमिक मास के बुनियाद पे नहीं है। एटॉमिक नंबर की बुनियाद की वजह से उनको एक ही जगह दिया गया। यही वजह कि पीरियडिक टेबल की ख़ास बात है कि एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसमें पेचीदगी से हम बच गए। और एटॉमिक मास बनाते हैं तो हाइड्रोजन को 3 जगह देना पड़ता। कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकल मिलाप के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं और ताकतवर बॉन्ड बनाते हैं जिनको तोड़ना मुश्किल होता है। यानी कंपाउंड के लिए 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं। किसी कंपाउंड के सबसे छोटे अनब्रेकेबल यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होते हैं। इस तरह ये दोनों एलिमेंट 2:1 के रेशो से मिल करके पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। प्योर सॉल्ट 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, यानी एक सोडियम और दूसरा क्लोराइड। दोनों 1:1 के रेशो से यानी 1:1 रेशो से मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड के एक क्रिस्टल के लिए सोडियम और क्लोरीन आयन आपस में मिलकर के आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह अगर हम अमोनिया का एक मॉलिक्यूल देखते हैं तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3:1 के रेशो से आपस में कंबाइन होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये लिहाजा अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3:1 के रेशो से मौजूद होते हैं। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में बात करते हैं तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन 2:1:1 के रेशो से मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मिक्सचर को डिफाइन हम इस तरह करेंगे कि मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिले हुए होते हैं। मिक्सचर में मुख्तलिफ एलिमेंट का फिज़िकल मिलाप होता है। मिक्सचर के अज्जा एक दूसरे के साथ अलग किए जा सकते हैं, यानी मिक्सर में जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अलग किए जाते हैं और मेटर के अज्जा अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। यार ये इनके जो कंपोनेंट होते हैं, इनके जो मुख्तलिफ एलिमेंट होते हैं वो वापस अपने असली हालत में वापस आ सकते हैं। मिक्सर को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल पे हम गौर करते हैं जिसमें मुख्तलिफ बंटी को आपस में मिला दिया गया है। मुख्तलिफ कलर के बंटीज़ हैं जो आपस में मिला दिए गए। अगर इनको हम अलग अलग करना चाहें तो इनको आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। तो इसी तरह कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ये फ़िज़िकल मेथड के अलग अलग किए जा सकते हैं, अलग अलग किए जा सकते हैं। अब हम एक मिसाल पे गौर करते हैं जिसमें नमक को पानी में हल किया गया है। अगर हम पानी को इवेपोरेट कर दें तो नमक वापस बच जाता है। इस तरह से हम नमक और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह मिक्सचर के एक और मिसाल पर गौर करते हैं जिसमें चीनी और नमक आपस में मिल गए और इस तरह से चीनी और नमक का एक आमेज़ा यानी मिक्सचर तैयार हो गया। ये जस्ट एक फ़िज़िकल मिक्सिंग है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ और ये दोनों बाद में एक दूसरे से अलग भी किए जा सकते हैं।
एक अगर तेल को पानी के साथ मिलाएं तो ये कभी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, लाख कोशिश कर लें लेकिन वो नहीं मिलेंगे। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो डेंसिटी के फ़र्क और चूँकि एक दूसरे में डिज़ोल्व भी नहीं होते, पानी एक मुकम्मल तौर पर आयनिक कंपाउंड है जबकि ऑयल एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो हम देखेंगे डेंसिटी की वजह से ऑयल हमेशा जब भी इसको सेटलमेंट देंगे आप तो ऑयल ऊपर आ जाता है। इस तरह से ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। इसको ये लिहाजा ऐसा ये मिलाप जिसमें अज़ा बाद में एक दूसरे से अलग हो और कोई केमिकल बॉन्ड ना बनाए, सिर्फ फिज़िकली एक दूसरे से मिल जाए, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब हम एयर में मौजूद मुख्तलिफ़ गैसों का पे गौर करते हैं। एयर भी मुख्तलिफ़ गैसों का एक मिक्सचर है। इसमें नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा, वो है 78.08। उसके बाद ऑक्सीजन है 20.95। इसके अलावा मुख्तलिफ़ नोबल गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी है इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड भी है जिसकी मकदार बहुत ही कम होती है, और ये सब मिल करके आपस में ये एयर का आमेज़ा यानी एयर का मिक्सचर तरतीब देते हैं। मिक्सचर की दो किस्में हैं, एक को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं और दूसरे को हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। एक होमोजेनियस मिक्सचर के तमाम हिस्सों में कंपोजिशन एक जैसी होती है, यानी कि जो अज़्ज़ा या जो एलिमेंट एक मिक्सचर बनाने के हिस्सा लेते हैं ये पूरे मिक्सचर में एक जैसे होते हैं, इनकी कंपोजिशन एक जैसी होती है, ये एक ही जैसे नज़र आते हैं। बहुत सारे होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कंपोजिशन एक जैसी होती है और एक जैसे नज़र आते हैं। जैसे अगर हम चीनी और पानी का मिक्सचर बनाएं तो पानी को हम जो है एवापोरेट करके अलग कर सकते हैं, लिहाजा एक मिक्सचर है, लेकिन इसमें पूरे पानी में जो है ना चीनी की कंपोजिशन एक जैसी होती है। पूरे शरबत कह लें तो हम पूरी शरबत में जो है पानी या चीनी की कंपोजिशन एक जैसी होती है, तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर के मुख्तलिफ हिस्सों का कंपोजिशन मुख्तलिफ होता है, ये मुख्तलिफ नज़र आते हैं। अब हमने जो कुछ पढ़ा है इसको हम समराइज़ करते हैं। सबसे पहले मैटर की बात करते हैं। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, पजेस मास एंड में एग्जिस्ट एज सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि मैटर जगह घेरता है और मास रखता है और ये तीन हालतों में आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, मैटर को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की बात पहले कर लेते हैं। मैटर हैविंग एन इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, यानी कि मैटर के अंदर जो है एकसा केमिकल कंपोजिशन होती है और एक जैसी प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी एक को लें तो उसके किसी एक प्योर सब्सटेंस को हम अगर कंसिडर करें तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पूरे एलिमेंट के छोटे से तरीके या बहुत बड़े हिस्से को ले लें तो उसकी केमिकल कंपोजिशन एक ही होती है और एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। अच्छा, हम प्योर सब्सटेंस को दूसरे में तकसीम कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। Element fundamental substance cannot be separated into simpler substance by chemical method. एलिमेंट को हम केमिकल मेथड के मदद से मज़ीद अज्जा में तकसीम नहीं कर सकते, यानी आयरन है तो आयरन का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आयरन को किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सके। इसको छोटे छोटे ज़रूरों को भी ले लें तो उसकी भी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो बल्क वाले लोहे की भी वही प्रॉपर्टी होगी, लोहे के पहाड़ की भी वही प्रॉपर्टी होगी और लोहे के एक ज़र्रे की प्रॉपर्टी भी वही होगी। अगर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें न्यूक्लियर मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड ये कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स proportion कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड एलिमेंट ओनली बाय केमिकल मेथड। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड को तो कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है जो केमिकल तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनको अलग करना बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए जैसे पानी के मालिक को लगाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा और ये एनोड और कैथोड के ज़रिए जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो पाएंगे। आम तरीके से इनको अलग करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। में केमिकल मेथड में इलेक्ट्रोलाइसिस की बहुत अहमियत है।
है। अब हम अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर को डिफाइन इससे कहते हैं matter consisting of two or more pure substance that retain their individual identity and can be separated by फिजिकल मेथड। अच्छा, इसको दो हिस्से हैं, एक होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर के जो मिक्सचर में जो है मिक्सचर हैविंग आ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट आल्सो कॉल्ड ए सोल्यूशन। जैसे अगर हम नमक और पानी के सोल्यूशन गौर करें तो नमक को अगर पानी में सॉल्व करेंगे तो पूरे पानी का थोड़ा सा हिस्सा ले लें या पूरे हिस्सा लें, इसमें नमक की कंपोजिशन, नमक का जायका एक ही रहेगा। जैसे चीनी को अगर पानी में सॉल्व कर लें तो थोड़े हिस्सा ले लें या ज़्यादा हिस्सा ले लें तो इससे आपको चीनी का जायका एक ही जैसा महसूस होगा, यानी पूरे सोल्यूशन के अंदर कंपोजिशन एक जैसी, इसीलिए इसको होमोजेनियस मिक्सचर को सोल्यूशन भी कहते हैं। अगर हम हेटेरोजेनियस की बात करें तो मिक्सचर नॉट यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट। इसमें जो है ना मुख्तलिफ जो इसके अज्जा होते हैं, यानी इसके जो चीज़ें से मिलकर, जिन एलिमेंट से मिलकर बनाए, ये फ़र्ज़ करते हैं कि लोहे के ज़र्रा को हम अगर रेत में करें तो हम इसको आपस में बिल्कुल मिलाना बहुत मुश्किल होता है। अगर कहीं पे लोहे के मकदार ज़्यादा हो तो कहीं पे कम है, कहीं पे सैंड की मकदार ज़्यादा होगी या तो कहीं पे लोहे की मकदार ज़्यादा होगी। लोहे की जगह फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन इंक्लूडिंग फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये इसको हम अलग जैसे ये आपके एलम को आपको प्योर करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का मेथड इख्तियार करते हैं। अच्छा, आपको अगर पानी में जो है कोई चीज़, पानी में ऐसी चीज़ जो सॉल्युबल ना हो, जैसे आप रेत या मिट्टी, तो उनको अलग करने के लिए, इसके जो बड़े पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का मेथड इख्तियार करते हैं। पानी को बाहर से लाके उसको छान लेते हैं तो वो जो उसमें अनसॉल्युबल पार्टिकल तो ऊपर रह जाते हैं बड़े ऐसा। डिस्टिलेशन में जो है अब डिस्टिल करते हैं पानी को तो उसमें से जो है ना सॉल्युबल पार्ट नीचे रह जाता है और पानी ऊपर चला जाता है। अब मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल है, एप्पल जूस है जो है वो मिक्सचर है, इसके अंदर जो है पानी अलग किया जाता है। सलाद भी मिक्सचर है। अच्छा, आयरन मेटल जो है एलिमेंट है। टेबल सॉल्ट जो है ये कंपाउंड है। ठीक है। एटम किसी आंसर का सबसे छोटा ज़र्रा होता है जो एलिमेंट के कीमियाई खुसूसियात का हामिल होता है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए न्यूक्लियस से बंधा होता है और इसके गिर्द गर्दिश करता रहता है। प्रोटॉनों की तादाद एलिमेंट की खुसूसियात का तयन करती है और ये इस एटम की आइडेंटिटी होती है, यानी प्रोटॉन ही किसी एलिमेंट की पहचान होती है। प्रोटॉन की तादाद के लिहाज से हम एलिमेंट को अलग अलग कर सकते हैं। यानी अगर प्रोटॉन 7 है तो नाइट्रोजन, प्रोटॉन 8 है तो ऑक्सीजन। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल में न्यूट्रॉन आता है। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का हिस्सा है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस का हिस्सा होता है, न्यूक्लियस से मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता रहता है। एटमों का एक ग्रुप जो एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्डिंग के जरिए बंधा हो मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल केमिकल कंपाउंड का सबसे छोटा बुनियादी यूनिट है और ये कीमियाई अमल में हिस्सा ले सकता है। यानी एज केमिकल रिएक्शन में सबसे फंडामेंटल यूनिट मॉलिक्यूल का फंडामेंटल या बेसिक यूनिट होता है मॉलिक्यूल, और उसके जैसे केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जो हम स्टोइचियोमेट्री तैयार करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे एलिमेंट के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। तो यही इसको केमिकल रिएक्शन के अंदर हम इसी तरह हम देखते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर ये मॉलिक्यूल एक यूनिट के हैसियत यानी फंडामेंटल यूनिट के हैसियत हिस्सा लेता है। मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट या कंपाउंड का वो छोटे से छोटा ज़रा होता है जो इस एलिमेंट या कंपाउंड के तमाम खुसूसियात की नुमाइंदगी करता है। केमिकल रिएक्शन में एक यूनिट के हैसियत हिस्सा लेता है। मॉलिक्यूल मुख्तलिफ एटमों से बना होता है जिसमें तमाम एटम आपस में एक ताकतवर बॉन्ड के जरूर होते हैं। मॉलिक्यूल बनने वाले बॉन्ड ये कोवेलेंट भी हो सकते हैं, जैसे चीनी के मॉलिक्यूल या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आपस में दूसरे जुड़े होते हैं। कॉमन लाइफ में कंपाउंड और मॉलिक्यूल से मुराद एक ही चीज़ है, दोनों एक ही होते हैं। अब आयन की बात करते हैं तो आयन एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के नतीजे में
बनते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं या उनसे ले लेते हैं। इस तरह ये आयन बनते हैं। मिसाल के तौर पे कैल्शियम और ये सोडियम पे गौर करते हैं। ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस तरह से सोडियम पॉजिटिव कैटायन बन जाता है, +1 कैटायन बन जाता है, कैल्शियम +2 कैटायन बन जाता है। इसी तरह सल्फर के ऑटोमोस में 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए किसी दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता और ये सल्फर नेगेटिव एनायन बन जाता है। अब हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन नेगेटिव चार्ज होता है एनायन पे। ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कोई नेगेटिव चार्ज के हामिल होते हैं, यानी इनमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम में आपको क्लोराइड, फ्लोराइड वगैरह एग्जाम्पल हैं। अगर ग्रुप एटम की बात करते हैं तो नाइट्राइड है, सल्फाइड है। एनाइन बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे अब क्लोराइड की मिसाल देखें तो क्लोराइड में जो है ना पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे और 18 प्रोटॉन थे। अब ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है, 18 हो जाते हैं और प्रोटॉन 17 होते हैं। तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए ये एनायन बन जाता है। ये -1 के साथ क्लोराइड आयन बनता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनायन जो है एनोड पे यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जमा होते हैं। खुद नेगेटिव होते हैं लेकिन इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाके जमा होते, डिपॉजिट होते हैं। अब हम कैटायन पे गौर करते हैं तो कैटायन ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है। मिसाल के तौर पे सोडियम +1 चार्ज होता है, कैल्शियम में +2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है और इसी तरह ग्रुप ऑफ एटम में अमोनियम आयन है जिसे +1 चार्ज होता है। बाज़ मेटल के एक से ज़्यादा कैटायन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं कॉपर, तो कॉपर +1 भी होता है, +2 भी होता है। इसी तरह आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो लिहाजा ये कुछ मेटल जो एक से ज़्यादा कैटायन बनाते हैं। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तलिफ होती है। अगर हम एक मिसाल पर गौर करते हैं तो देखिए आप ये सोडियम में पहले 11 प्रोटॉन था और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए टोटल दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करके के न्यूट्रल थे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है और प्रोटॉन की तादाद 11 है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए टोटल इस पर +1 का चार्ज बन जाता है। इस तरह से ये कैटायन बना लेते हैं। शाहीन टीवी एक गैर तजारती प्लेटफॉर्म है। हम तालिब इल्म को बगैर किसी माली दिलचस्पी के हम उनको मदद करना चाहते हैं और इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि लोग जो है घर बैठे बेहतर तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ को समझ सकें और उससे मदद ले सकें। इस सिलसिले में हमारी कोशिश को बेहतर करने के लिए, हमारे चैनल की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए बराए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और हमें बेहतर मशवरा दें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पसंद करें। इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री, फिज़िक्स, रियाजी के शोबे में तलबा करना जारी रखेंगे। मैंने तकरीबन 25 साल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंटर, मैट्रिक और ए लेवल और ओ लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मेरे काम से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा कर सकें। मेहरबानी।